हेलो व्यूअर्स, सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि हम रोज़ एडिटोरियल के क्लासेस पढ़ते हैं, तो मेरा मकसद ये नहीं सिर्फ आपको ट्रांसलेशन पढ़ाई जाए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और भी ट्रांसलेशन के चैनल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहे कि भाई मैं आपको जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ बताऊं, जो किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट हूँ। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है पाकिस्तान ऑब्जर्वर का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें हम काफ़ी यूजेज सीखेंगे। लेट के यूजेज हैं, उसके अलावा इडियम्स हैं, वर्ब्स है, वोकेबलरी है, काफ़ी जो है इसमें जो है रिच है। ठीक है, ग्रामर। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को कंप्लीट आखिर तक देखें, ताकि आप जो है इससे बेहतरीन फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, उसी अप्रोच की तरह आज का जो सेशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आज़ादी का इज़हार। फ्रीडम यानी आज़ादी, ऑफ यानी का, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है। किस चीज़ से? यानी एक्सप्रेशन यानी इज़हार की आज़ादी। ठीक है, इज़हार की आज़ादी मतलब बोलने की आज़ादी हो, यानी जो भी कुछ कहें उसकी आज़ादी हो। अब आगे देखेंगे, हु एवर वुड ओवर थ्रो द लिबर्टी ऑफ नेशन, कोई भी अब ख़त्म करना चाहता है आज़ादी किसी कौम की, मस्ट बिगिन, ज़रूर शुरू करे। क्या शुरू करे? बाय सबड्यूइंग द फ्रीनेस ऑफ स्पीच, यानी जो लोग बोलते हैं उसकी आज़ादी को सबड्यू करें, यानी ख़त्म करें। सबड्यू का मतलब होता है डिफ़ीट, ट्राउंस, शिकस्त देना। अब स्पीच को जब डिफ़ीट दी जाएगी तो वो किस तरह से, यानी उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये किसका कहना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है। ठीक है, यानी ये कोटेशन से, ये इन्वर्टेड कामा से शुरू हुई है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा ख़त्म होती है। तो इसका मतलब ये होता है एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो कोई बंदा दे, तो उसके एग्जैक्ट जो वर्ड होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, तभी ये इन्वर्टेड कामा में आए, उसके बाद फुल स्टॉप आया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो आज का जो एडिटोरियल है ऑलमोस्ट रिच है, ग्रामर में भी और वर्ड्स में भी। ओवर थ्रो, ओवर थ्रो का मतलब क्या होता है? ओवर थ्रो का मतलब होता है यानी डिफ़ीट करना। ठीक है, यानी डिफ़ीट करना, शिकस्त देना। ठीक है, या फिर सबड्यू, ये सारे सबड्यू भी इसका सिनोनिम है। या फिर ईंड करना, यहाँ पे इसका ओवरथ्रो का यही मतलब हो रहा है। ठीक है ना, फिनिश, फिनिश यानी ख़त्म करना। ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम से। उसके अलावा यहाँ पे देखिए वर्ड है फ्रीनेस। फ्रीनेस का मतलब क्या होता है? फ्रीनेस यानी आज़ादी, आज़ादी। ठीक है, इज़हार राय की यहाँ पे आज़ादी की बात चल रही है। फ्री इसका सिनोनिम है, लिबर्टी इसका सिनोनिम है जो लिखा भी है यहाँ पे। उसके अलावा इंडिपेंडेंट, ये भी सिनोनिम है। या फिर सोवरेन, ये भी इसका सिनोनिम है, सोवरेनिटी। ठीक है, ये भी जो इसका है सिनोनिम है। ओवरथ्रो यानी देखिए यहाँ पे ओवरथ्रो करो लिबर्टी को, आज़ादी को ख़त्म करो। ठीक है, सबड्यू, ख़त्म करना। समझ गए? तो ये जो है इस तरह से लिखा गया है। तो आप ये जो है कोई नोट्स बुक उठा के रखें और इसमें जो है ये वर्ड्स आप लिखते जाएं, आपको बहुत हेल्प करेगी। और मेरी कोशिश ये है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है हम पढ़ें। ठीक है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी के इजहार की आज़ादी, इजहार की आज़ादी। इन प्रेपोजिशन लगा के बताएगा। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, एक जमहूरी निज़ाम में, ब्रॉडली इनकम पासेज यानी जनरली घेर लेता है किसको? द राइट्स यानी हुकूक को। कौन से हुकूक है? टू सीक, देखो, रिसीव, हासिल करो, इम्पार्ट करो, प्रोवाइड करो, इंफॉर्मेशन यानी मालूमात को, एंड ऑफ़र ओपिनियन एंड क्रिटिसिज्म, और ऑफ़र करो, बताओ अपने ख्यालात, एंड क्रिटिसिज्म्स और तनकीद, विदाउट बीइंग वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बिना किसी परेशानी के जो भी नतायज आए। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतायज। तो देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा ये होता है कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब और इसका पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम वो सीखेंगे तो हम सही माना में अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कंटिन्यूसली जो है
सब्जेक्ट है, अब इन प्रेपोजिशन है, ठीक है। आ डेमोक्रेटिक, फिर ये जो है सब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए, या तो नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन चाहिए। तो डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव, डेमोक्रेटिक ये एडजेक्टिव हो रहा है और सेटअप जो है ये नाउन हो रहा है, ठीक है। ब्रॉडली एडवर्ब है, यानी जनरली। इनकम्पासेस इसका वर्ब है, इनकम्पासेस, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर यहाँ से इसको हम ख़त्म करें मिसाल के तौर पर, तो हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनकम्पासेस, ठीक है। ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है बताई जा रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनकम्पासेस द राइट टू सीक, रिसीव, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑफर ओपिनियन एंड क्रिटिसिज्म विदाउट बीइंग वरीड अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। समझ रहे हैं आप। तो द राइट्स फिर क्या हो गया, ये जो है राइट्स जो है सब्जेक्ट आ गया है, ये नाउन है। टू सीक वर्ब है, रिसीव कामा लग के वर्ब आ रहा है, इम्पार्ट भी वर्ब है, इन्फॉर्मेशन अभी जो है ये नाउन है। एंड जो है कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्लासेस को, सेंटेंस को जोड़ती है। ऑफर वर्ब है, ओपिनियन जो है ये नाउन है, एंड क्रिटिसिज्म भी नाउन है, ठीक है। अब विदाउट जो है ये प्रेपोजिशन है, और बीइंग जो है ये नाउन है। वरीड एडजेक्टिव भी होती है, यहाँ पे वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेस फिर जो है ये नाउन है। अब देखिए, अब ये जो विदाउट है, विदाउट जो है, विदाउट ये जो है एडजेक्टिव भी, ये प्रेपोजिशन भी होता है, और विदाउट, ठीक है, विदाउट क्या होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, उसके अलावा एडवर्ब भी होता है, ठीक है। ये दोनों काम करता है विदाउट। अब समझ लीजिएगा, यानी इसका मतलब वही होता है बिना किसी, विदाउट यानी बी रेफ्ट ऑफ, ठीक है। विदाउट यानी हैविंग समथिंग, यानी एक मिनट, यानी विदाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई इसमें जो प्रेपोजिशन को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रेपोजिशन होती है उसमें डोंट प्ले विदाउट यूर ग्लोव्स, ठीक है। यानी जो ग्लोव्स होते हैं क्रिकेट में, रांद में, या फिर किसी और चीज़ का स्पोर्ट्स होता है तो उसमें भी ग्लोव्स होते हैं, तो उसके बिना। अब देखिए यहाँ पे जो ये विदाउट आया है, उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस फ्रेम करते हैं। ही थिंक्स दैट ही विल मैनेज, देखिए विदाउट प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है भाई। डोंट प्ले विदाउट यूर ग्लोव्स, यानी इसको मैं कलर दे देता हूँ, यानी डोंट प्ले नहीं खेलो, विदाउट यूर ग्लोव्स यानी अपने ग्लोव्स के बिना नहीं खेलो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ही थिंक्स दैट ही विल मैनेज विदाउट, ये सोचता है ये बंदोबस्त कर लेगा विदाउट किसी के बिना भी, ठीक है। और जब देखिए ये डोंट प्ले जो है, ये जो है अब जो है ये हमें एक क्लास मिल रहा है, उसके बाद दूसरा, ठीक है। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर और भी क्लियर करूं, यू डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, तुम नहीं खेलो, ठीक है। यू डोंट प्ले विदाउट यूर ग्लोव्स, यानी देखिए यू आ गया सब्जेक्ट, प्ले आ गया वर्ब, ठीक है। डोंट प्ले और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब है, और विदाउट बीच में आ गया। अब प्रेपोजिशन का जो हमने पढ़ा था भाई, प्रेपोजिशन क्या करती है, वो कनेक्ट करती है, या तो एक सेंटेंस को फिर दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करती है, या फिर एक क्लास को दूसरे क्लास से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो या फिर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करती है। तो पहले सेंटेंस में विदाउट बीच में आ रहा है, यानी इसके बाद विदाउट जो है प्रेपोजिशन आएगा तो फिर इसको प्रोनाउन या नाउन चाहिए। अगर वर्ब होगा तो फिर उसको हम जीरेंड में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विदाउट लास्ट में आया है, तो उसके बाद कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो विदाउट जो है ये एडवर्ब है यहाँ पे,
ही थिंक्स दैट ही विल मैनेज विदाउट। एडवर्ब फर्स्ट में आता है या फिर लास्ट में आता है, बीच में भी कभी आते हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड करते हैं वर्ब को, ठीक है। और भी एडवर्ब के यूजेस हैं, हम ग्रामर में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। यानी ये जो विदाउट है प्रेपोजिशन है, और ये जो विदाउट है एडवर्ब है, ठीक है। ये जो विदाउट है ये एडवर्ब है। प्रेपोजिशन यानी हरफ जर, एडवर्ब यानी ज़रफ़, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था ग्रामर में, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ये बीइंग आया है, बीइंग यानी विदाउट प्रेपोजिशन है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए प्रोनाउन। यानी ये देखिए भाई, विदाउट जो है ये एडवर्ब आ गया, अब ये जो है प्रेपोजिशन। और यहाँ पे बीइंग, बीइंग के बाद जो है वरी, यहाँ पे बीइंग से पहले विदाउट आया है, ठीक है, विदाउट। यानी अब ये क्या हो रहा है, ये जीरंड हो रहा है, क्योंकि बीइंग का मतलब होता है फीलिंग्स, ठीक है। वरीड परेशानी की, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजों के बारे में। अब ये क्या कर रहा है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में ब्रॉडली इनकम पासिस, वो घेरती है राइट्स को, यानी उसमें हकूक़ मिलने चाहिए। किस चीज़ के, सी को, कोई भी आप तलाश कर रहे हैं, बात रिसीव कर रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर ऑफ़र कर रहे हैं अपना ओपिनियन, या फिर क्रिटिसिज्म दिखा रहे हैं, कोई तनकीद कर रहे हैं। विदाउट बीइंग वरीड, बिना किसी परेशानी के। अबाउट, वरी के साथ अबाउट आता है, ठीक है। वरी के साथ वर्ब में भी अबाउट आता है, और एडजेक्टिव होता भी अबाउट आता है। द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजे, रिजल्ट्स, आफ्टर मेस, ठीक है, जो भी आए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब होता है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये जो विदाउट है इसके बाद ये बीइंग आ रहा है, क्योंकि विद प्रेपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। समझ गए आप। तो आगे चलते हैं। आप कापी पेन उठाएं और ये नोट करते जाएं ताकि एग्जाम्स में आपको हो सके। इन अ लेमन टर्म्स, ठीक है, इट मीन्स इंड रिप्रेशन अलाउ एक्सप्रेशंस। इन लेमेंस टर्म यानी आम आदमी की ज़बान में, इन लेमन टर्म्स यानी आम आदमी की ज़बान में, ईडियम है। इट मीन्स इसका मतलब है इंड रिप्रेशन, जुल्म को ख़त्म करो, अलाउ एक्सप्रेशन, इजाज़त दो इजहार को, यानी जो भी आप कहें उसको इजाज़त दो, इसका मतलब ये है, ठीक है। इन लेमन टर्म्स, ये मैं आपको बताऊं, ये आप नोट करके रखें। इन लेमन टर्म, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इन सिंपल लैंग्वेज यानी आसान ज़बान में। इन लेमन लैंग्वेज यानी आसान ज़बान में, इन लेमन टर्म्स आसान ज़बान में, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेस का जो सिनोनिम है कॉन्सिक्वेंसेस, उसका मतलब होता है नतीजे, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स एक यानी नतीजे, या फिर आफ्टर मेथ, ठीक है, या फिर रिपरकशन, इसका भी मतलब होता है नतीजे, ठीक है। और इन लेमन टर्म्स यानी इन सिंपल लैंग्वेज, आसान ज़बान में, ठीक है। तो आप ये नोट करके चलें, ये काफ़ी अहम वर्ड्स हैं। इट मीन्स इंड रिप्रेशन, रिप्रेशन यानी ब्रूटलिटी, उसको ख़त्म करो, अलाउ करो एक्सप्रेशन को। टुडे, आज, द कोर फाउंडेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर बिल्ट ऑन दिस वेरी प्रिंसिपल, यानी करें कोर फाउंडेशन, जो बुनियाद है, अहम बुनियाद है, ऑलमोस्ट ऑल लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो आज़ाद जमहूरी मुल्क हैं, आर बिल्ट, वो जुड़े हैं, ऑन दिस वेरी प्रिंसिपल, यानी वेरी प्रिंसिपल यानी इसी एग्जैक्ट प्रिंसिपल पे, इसी प्रिंसिपल पे। और वो कौन सा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, इसके ऊपर ये वो आज जो मुल्क हैं वो जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगा ये टोटल जो ब्लू है ये में वर्ब्स हैं, और ये जो पिंक हैं ये ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और जो ग्रीन है इसमें कुछ ग्रामर की पॉइंट्स है, और जो इस तरह के हैं ये न्यू वर्ड्स भी हैं, तो वे मैं आपको ये भी डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। यानी वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी एडजेक्टिव है, वेरी, और प्रिंसिपल क्या है, ये नाउन है। एडजेक्टिव से पहले, नाउन से पहले प्रिंसिपल एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो वेरी यानी एग्जैक्ट, यानी एग्जैक्ट वही, उसके लिए वेरी लगाया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है।
इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ही इज़ अ वेरी बॉय whom I met। ठीक है, ही इज़ अ वेरी बॉय whom I met। ठीक है, यानी ये वही लड़का है जिससे मैं मिला। ये वेरी बॉय यानी एग्जैक्ट यही वो लड़का है। ठीक है, जो भी उसका नाम होगा ये वही लड़का है, यानी एग्जैक्टली वही लड़का है, इससे मैं मिला। ठीक है, हाउएवर और तो द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम ये भी जो है सब्जेक्ट है। डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम जो इज़हार की जो डेफिनेशन है, यानी जिसको हम समझ सकें, ऑफ एक्सप्रेशन वो जो है इज़हार किया जाता है जब। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो क्या होता है, डिस्पाइट बावजूद, साउंड सिंपल एंड एलिमेंटरी, जो साउंड है या जो इम्प्रेशन है, तरीक़ेकार है, बिहेवियर है, सिंपल है वो आसान भी है, एंड एलिमेंटरी और वो शुरुआती भी है, बिकम्स एज कॉम्प्लेक्स एज क्वांटम मैकेनिक्स, उसको जो इस तरह से वो परेशान करता है जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की थ्योरी है। फ़िज़िक्स की थ्योरी में स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। और यहाँ पे डिस्पाइट जो है प्रेपोजिशन है, तभी मैंने इसको हाईलाइट किया है। एक दफ़ा डेफिनेशन मतलब को समझे। हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि आज़ाद की इजहार की मतलब को समझने के लिए, डिस्पाइट बावजूद, साउंड सिंपल एंड एलिमेंटरी, बिकम्स एज कॉम्प्लेक्स एज क्वांटम मैकेनिक्स, यानी जो आसान और शुरुआती चीज़ें हैं वो इस तरह से परेशान करती हैं जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स होता है। व्हेन इट कम्स इन द फेज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी जब बात आती है उसको अमल में लाने की, यानी क्या चीज़ जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, वो क्वांटम मैकेनिक्स बन जाती है, यानी बहुत डिफ़िकल्ट बन जाती है जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी उसको जब लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिस तरह से देखिए। अब यहाँ पे जो ये साउंड है ये नाउन है, क्योंकि डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए, सिंपल एडजेक्टिव है, एलिमेंट्री भी एडजेक्टिव है, बिकम्स वर्ब है। ठीक है, एज जो है कंजंक्शन, एज कॉम्प्लेक्स एज ये स्ट्रक्चर है, क्वांटम मैकेनिक्स तो ये जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये भी सब्जेक्ट ये नहीं बन रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए डिस्पाइट है, जहाँ पे जिस तरह से डिस्पाइट वर्ड लिखा हुआ है, डिस्पाइट अगर इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, इसकी जगह पर है इनस्पाइट ऑफ होता तब चल जाता, या फिर नंदलेस होता। ये आप जो है सीखे। ठीक है, ये इस तरह से एग्जाम्स में भी आते हैं, नंदलेस ऑफ। ठीक है, या फिर नेवरदलेस, तो ये भी आ सकता है। तो न्यूज़पेपर में भी आते हैं, तो ये आप रिप्लेस कर सकते हैं, इससे जो है रिटन स्किल्स अच्छी होती है। ठीक है, नेवरदलेस, नंदलेस, डिस्पाइट ऑफ, इनस्पाइट ऑफ, इसका ये मतलब होता है। और दूसरा जो वर्ड है, जिस तरह से ये साउंड, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्या होती है, फिज़िक्स की ब्रांच होती है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ये क्या होती है, यानी स्मॉल एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो स्मॉल एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो जो है ये फिज़िक्स की थ्योरी होती है, स्मॉल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो इसका मतलब ये। और फ्रीडम डेफिनेशन यानी किसी चीज़ की वजाहत हो, और एलिमेंट्री यानी शुरुआती, बिकम्स यानी होना, कॉम्प्लेक्स मतलब यानी परेशानी। ठीक है, तो ये समझ गए आप। अब देखिए, एज जो होता है, एज जो होता है ये कंपैरिजन के लिए होता है, एज। ठीक है, ये किस तरह से हम कहते हैं, जिस तरह से एज लॉन्ग, मिसाल के तौर पर ही इज़ एज लॉन्ग एज टावर, यानी ये इतना लंबा है जितना टावर। इस तरह से हम इसको कंपैरिजन करते हैं। ठीक है,
और ये फिर इस तरह से भी आता है। अगर हम नॉट के नेगेटिव में यूज़ करें, ही इज़ नॉट एज बिग एज ही शुड, ठीक है, यानी ये इतना बड़ा नहीं है जितना इसको होना चाहिए, यानी ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी शो नहीं कर रहा है जितनी इसको शो करनी चाहिए। तो ये नॉट के भी सेंस में आता है, ठीक है। तो इस जो आप नोट करें फेसबुक का जो है, आप जो है कापी उठाएं और इसमें जो है लिखते जाएं ताकि आपको ये रिमेंबर हो, वरना आप भूल जाएंगे। एग्जाम्स में आप बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा, इसीलिए आप तैयारी करें फुल भाई और ज़िद ना करें, ठीक है। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, यानी यहाँ तक एवरी स्टेक होल्डर होल्ड्स अ डिफरेंट स्लेट ऑन दिस पर्टिकुलर राइट। एवरी स्टेक होल्डर, हर कोई स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो ज़िम्मेदार हो, हर कोई, यानी मिसाल के तौर पर बिज़नेस में, मिसाल के तौर पर बैंक है तो उसके एम्प्लॉइज़ भी स्टेक होल्डर हैं, और उसके जो मुलाजिम है, जो उसके जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वहाँ पे, वो भी उसके स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है। तो एवरी स्टेक होल्डर यानी हर स्टेक होल्डर होल्ड्स अ डिफरेंट स्लेंट, वो अपनी अपनी पोजीशन लेता है ऑन दिस पर्टिकुलर राइट, ये जो ख़ास मखसूस एक राइट है, हक़ है। अब वो कौन सा हक़ है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला, ठीक है। यानी हर कोई अपनी अपनी पोजीशन लेता है। तो स्लेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था आज ग्रामर से और वोकेबलरी से कॉन्सेप्ट काफ़ी रिच है, तो आप जो है ये नोट करके रख। देखिए स्लेंट, अब जो स्लेंट है इसका मतलब क्या होता है? स्लेंट का मतलब होता है पोजीशन या फिर इनक्लाइन, ठीक है। आप मेरे साथ ये लिखते रह जाएं, आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा उसका। और उसका दूसरा मतलब होता है बेंड, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर बेंड यानी झुकाव दिखाना, ठीक है, या फिर टिल्ट, जहाँ, ओके। तो इसका मतलब होता है स्लेंट यानी पोजीशन लेना, बेंड लेना, टिल्ट लेना या फिर इनक्लाइन लेना। हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे, उसको कहते हैं स्लेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है एवरी स्टेकल होल्ड डिफरेंट स्लेंट, हर कोई अपनी अपनी पोजीशन दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर राइट को। गवर्नमेंट्स ऑफन टेंड टू हैव अ वेरी डिफरेंट स्टांस, जो हुकूमतें हैं उनको जो है डिफरेंट स्टांस है, उनकी अलग पोजीशन है। स्टांस भी इसका सिनोनिम है स्लेंट का, ठीक है। और टेंड टू यानी फितरत होना, ठीक है। टेंड टू हैव अ वेरी डिफरेंट स्टांस है, उसको जो है वो आफिन अक्सर उसकी जो फितरत है वो अलग होती है, उसकी पोजीशन अलग होती है। किस चीज़ के ऊपर? ऑन लगा के बताएगा, प्रेपोजिशन लगा के बताएगा। ऑन फ्री स्पीच यानी आज़ादी की, स्पीच की आज़ादी यानी बोलने की आज़ादी। देन सिविल सोसाइटी and criticism over some fundamental issues are put in the category of security threats and national interest, especially in semi-authoritarian regimes। सेंटेंस कुछ लंबा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना। यानी गवर्नमेंट्स जो है स्टेंस पोजीशन लेती है आज़ादी की स्पीच में, वो डिफरेंट होती है, अलग होती है सिविल सोसाइटी से। एंड क्रिटिसिज्म ओवर सम फंडामेंटल इश्यूज़, और जो तनकीद की जाती है बुनियादी मसलों के ऊपर, आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो इंक्लूड किए जाते हैं, आर पुट इन, ठीक है। यानी आर के बाद हम इंक फॉर्म लेते हैं, लेकिन ये पुट इन जो है ईडियम में, इसका मतलब होता है इंक्लूड, शामिल। आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, उसको शामिल किया जाता है सिक्योरिटी थ्रेट्स में, यानी ख़तरे होते हैं। एंड नेशनल इंटरेस्ट, और कौमी जो है इंटरेस्ट, यानी नेशनल इंटरेस्ट में कौमी इंटरेस्ट हो, यानी बेनिफिट को भी देखा जाता है। स्पेशली इन सेमी अथॉरिटेरियन रिजीम्स में, ख़ास करके वो रिजीम्स जो सेमी अथॉरिटेरियन है, यानी अथॉरिटेरियन का मतलब होता है जो कंट्रोल करे और जो चीज़ कहे तो उसको मानना जाए, वो राइट हो या रॉन्ग हो, ठीक है। सेमी अथॉरिटेरियन यानी मुकम्मल अथॉरिटेरियन ना हो, यानी ठीक है एब्सोल्यूट पावर हो जिसको, उसको कहते हैं सेमी अथॉरिटेरियन।
इवन समटाइम्स इन लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप से इतना कि कभी कभी जो आज़ादी जमहूरी के जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, आज़ाद कहते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में, जमहूरी निज़ाम में, द राइट एंड द विल टू क्वेश्चन द पीपल इन पावर डोंट बोर्ड वेल विथ किंग मेकर्स। जब वो चाहते हैं, राइट हकूक़ चाहते हैं और क्वेश्चन करने की ख्वाहिश रखते हैं, विल यहाँ का मतलब है ख्वाहिश रखते हैं, टू क्वेश्चन द पीपल इन पावर, यानी सवाल किया जाए उन लोगों से जो पावर में, गवर्नमेंट में, डोंट बोर्ड वेल विथ किंग मेकर्स, ये जो है अच्छा जो है मैसेज, अच्छा पैगाम नहीं जाता है किसके लिए, जो किंग मेकर्स होते हैं, जो यानी जो गवर्नमेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है जो लिबरल डेमोक्रेटिक होते हैं उनमें भी जो सेटअप होता है, जब क्वेश्चन किया जाता है पावरफुल लोगों से तो वहाँ पे भी ये मैसेज नेगेटिव जाता है, यानी उनको भी अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, यानी उन तो यहाँ पे वर्ड है विल। ठीक है, विल का मतलब क्या होता है, विल यानी एक तो होता है फ्यूचर की जो है टेंस की जो है ग्रामर में जो होता है विल आती है। ठीक है, विल या शल, लेकिन यहाँ पे जो विल है ये इस तरह की नहीं है। इस विल का मतलब होता है ख्वाहिश, विल यानी विश। ठीक है, मर्ज़ी, ख्वाहिश या फिर किसी चीज़ की डिमांड हो, ये मतलब है। ठीक है, उसको कहते हैं विल। और दूसरी विल होती है वसीयत, यानी विरसे में जो छोड़ी जाती है कोई भी चीज़, उसको कहते हैं विल। फॉर इनहेरिटेंस, उसके लिए भी ये विल होती है, यानी वसीयत। ठीक है, उसके लिए भी ये विल होती है, विरसे के लिए भी होती है, वसीयत होती है वो। ठीक है, और विल होती है यानी विश, डिमांड। और विल फ्यूचर टेंस की है कि जो है सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो काम करते हैं। ठीक है, फ्यूचर का बता दें विल शल। तो यहाँ पे विल जो है ये विश। ठीक है, बोर्ड वेल वर्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बोर्ड वेल, ये इस तरह से इस्तेमाल होते हैं बोर्ड वेल और बोर्ड वेल या फिर बोर्ड इल। ठीक है, अगर बोर्ड वेल होगा तो यानी इसका मतलब होता है बेहतर, और बोर्ड इल होगा तो इसका मतलब होता है बुरा। ठीक है, यानी समथिंग गुड आर बैड, यानी जब वेल आएगा तो अच्छा ही होगा, जब इल आ जाएगा तो इसका मतलब होगा बुरा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका जो सिनोनिम है वो आगर है। सिनोनिम जो है इसका वो आगर है, AUGUR। आगर वेल भी होता है। ठीक है, आगर वेल भी होता है, आगर इल भी होता है, आगर बैड भी होता है। ठीक है, यानी समथिंग बैड हो या गुड हो, जो भी इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, यानी सब फॉर समबॉडी, किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए। समझ गए? तो आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये क्यों बुरा होगा ये बताएगा हमें, यानी जो लिबरल कंट्रीज़ है उसमें सेटअप होता है, जब क्वेश्चन करते हैं तो उनको भी बुरा लगता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर बताएगा, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विच, अब ये विच क्यों लग के आ रहा है, ये कंट्री है। विच और हु जो है हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, इन सारों के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, वो भी जो है इस चैनल के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, आप उसको भी देखेंगे, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विच जब भी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा मैं बता दूँ, विच जब भी लग के आएगा वो नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए आएगा। ये जिस तरह से कंट्री है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स नहीं है। अगर यहाँ पे ह्यूमन बींग्स होता तो फिर यहाँ पे हु लग के आता। तो आप जो इस चीज़ को नोट करें, यानी यूएस में विच हेल्स, जो के हेल करती है यानी सराहती है। हेल करना यानी प्रेस करना, सराहना। ठीक है, हर सेल्फ, खुद को, एज अ चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे कि वो इंसानी हकूक़ की चैम्पियन है। एंड डेमोक्रेसी एंड पायोनीर, और जमहूरियत की भी चैम्पियन है। एंड पायोनीर है, और जो है यानी ट्रेल ब्लेज़र है, यानी ये जो पायोनीर का यानी बानी है किस चीज़ में, इन प्रेपोजिशन है। अलाउइंग फ्री स्पीच में, यानी आज जो है आज़ादी, बोलने की आज़ादी में। हैज़ फेल्ड, वो नाकाम हो गई है। क्यों हो गई है, तो अपहोल्ड दिस बैनर, इस बैनर को अपहोल्ड करने में। अपहोल्ड यानी ऊपर
और हाथ में पकड़ना यानी सही। तो अप होल्ड दिस बैनर यानी इसको सही नहीं पकड़ा बैनर को सेवरल टाइम्स, काफ़ी वक्तों में। ठीक है, तो देखिए यूएस ये जो है सब्जेक्ट है और विच रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, विच हेल्स हर सेल्फ एज अ चैम्पियन। ठीक है, इसका मतलब होता है विच, ये जो एडिशनल, ये जो इसके बारे में स्टेटमेंट में बता रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो है सब्जेक्ट है और हेल जो है ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है। तो आप मेरी तरह से ये कुछ मैंने इसीलिए भी छोड़े हैं ताकि आप भी पकड़ें इनके साथ। ठीक है, यानी हर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हर सेल्फ क्यों आ रहा है? क्योंकि जो कंट्रीज़ होती हैं ऑलमोस्ट उसको शी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, देखिए अब यहाँ पे द आया है, इस पहले इसको हम समझें ये क्यों आया है द। ठीक है, देखिए किसी भी कंट्री का नाम होता है तो उसमें जो है द आता है। क्यों आता है? देखिए अगर लिखा जाए पाकिस्तान, जिस तरह से हमारा मुल्क है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ द पाकिस्तान तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंट्री का नाम अगर सिंगुलर होगा तो फिर द नहीं आएगा। लेकिन वो कंट्रीज़ है जिसमें स्टेट्स हैं या प्लूरल में है वो आते हैं, जिस तरह से यूएसए। ठीक है, यूएसए, यूएसए। अब इसके साथ जो है द आएगा। ठीक है, द हाँ इसके साथ द आएगा। और उसके अलावा दूसरे है जिस तरह से यूके, इसके साथ भी द आएगा। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स, इसमें ए से क्योंकि प्लूरल हो रहा है तो इसमें भी आएगा। ये स्टेट्स नहीं है लेकिन इसमें भी द आएगा, द इनके साथ आएगा। ठीक है, द प्लस। मिसाल के तौर पर अगर तुर्की कंट्री आए, वो भी सिंगुलर है, तुर्की, या फिर मलेशिया आ जाए तो इनके साथ द नहीं आएगा। और वो जो स्टेट्स होंगी जिसमें काफ़ी रियासतें, जिस तरह से यूके है, यूएसए है, नेदरलैंड्स है, तो इसमें जो है द आएगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप। और इसके अलावा दूसरा क्या है भाई, इसमें जो देखिए हेल्स, हेल्स का तो मतलब है सराहना और हर सेल्फ। अब मैं ये बताऊं, हेल्स के जो सिनोनिम है हेल यानी प्रेस करना, इसका मतलब है तारीफ़ करना। ठीक है, यूलोजाइज करना। ठीक है, उसके अलावा यानी प्रेस करना, यूलोजाइज करना, तारीफ़ करना, इसको कहते हैं हेल। और इसके अलावा दूसरा वर्ड है हर सेल्फ। हर सेल्फ किसके लिए आएगा? ये देखिए, शी फाइंड्स हर सेल्फ इन द एग्ज़ाम। शी फाइंड हर सेल्फ इन द एग्ज़ाम गुड। ठीक है, 8 नंबर्स, यानी वो अपने आप को फाइंड करती है, यानी वो फाइंड करती है, उसको लगता है वो एग्जाम्स में गुड नंबर्स लेगी। ठीक है, शी फाइंड्स हर सेल्फ। और अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर ही होता तो ही होता, और तो फिर हम यहाँ पे क्या लगता, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ लगता। ठीक है, ही होता तो फिर हिमसेल्फ लगता, ही होता तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगता। अगर शी होगी तो फिर यहाँ पे हर सेल्फ लगेगा, जिस तरह से यहाँ पे हर सेल्फ लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे जो कंट्री होती है उसको शी से रिप्रेजेंट किया जाता है। शी से रिप्रेजेंट, शी किसके लिए आता है? कंट्री के लिए आता है। इसको जो है शी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझ गए? जिस तरह से मदरलैंड कहते हैं तो उसको जो है शी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे हर सेल्फ लगा हुआ है। शी रेज्ड हेल्स हर सेल्फ एज अ चैम्पियन। समझ गए आप? तो आगे चलते हैं, यानी वो फ्रीज फेल्ड हो गई है। अब क्यों हो गई आगे लगा बताएगा। जिस तरह से ये है निक्सन है, रूजवेल्ट है, ये हैं इवन द गारगेंटियन, लिंकोलन इब्राहिम। ठीक है, गारगेंट्यूअन यानी ये जो है एडजेक्टिव है, यानी इनॉर्मस, लार्ज। फाउंड गिल्टी, वो भी जो है गिल्टी महसूस किए गए, फाउंड किए गए, यानी वो भी डिस्कवर हुए गिल्टी या गुनाहगार। किस चीज़ में? प्रीपोजिशन लगा के बताएगा, इन
हैम्परिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट टू लॉफुल प्रोटेस्ट ऑन सर्टेन ओकेशंस, यानी इन हैम्परिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रोकने में, राइट टू लॉफुल प्रोटेस्ट और जो कानूनी तरह से प्रोटेस्ट एहतजाज का हुकूक है उसको भी रोकने में, ऑन सर्टेन ओकेशंस काफ़ी जो है मौक़ों पर, कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो कॉन्ट्ररी थे, यानी वो फर्स्ट अमेंडमेंट में जो आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके कॉन्ट्ररी थे, यानी उसके बरक्स थे। ठीक है, कॉन्ट्ररी यानी उसके बरक्स, यानी ये भी जो है इस तरह से गिल्टी फाउंड किए गए हैं। यहाँ पे एक वर्ड है फाउंड, ठीक है, समझ रहे हैं आप। मेरा मकसद ये है आपको जो है ग्रामर में रिच किया जाए और वर्ड्स में, ताकि आप जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान ना रहें। ठीक है, फाइंड का फर्स्ट फार्म होता है फाइंड, दूसरा होता है फाउंड और तीसरा फार्म भी होता है फाउंड। ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ठीक है, यानी ये दूसरा फार्म है और ये जो है दूसरा होता है फाउंड, उसका सेकंड फार्म होता है फाउंडेड, थर्ड फार्म होता है फाउंडेड। ठीक है, फाउंडेड। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। अब ये जो है किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, देखिए, यानी ये जो होते हैं भाई मेरे, देखिए अब ये इस तरह से दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फाइंड, उसका सेकंड फार्म होता है फाउंड, थर्ड फार्म भी होता है फाउंड। फाउंड एक वर्ड है, ये फर्स्ट फार्म है, ये सेकंड फार्म है और ये थर्ड फार्म है। पढ़ते हैं ना आप वर्ड के, जिस तरह से ईट, एट, ईटन होता है, ये पढ़ते हैं ना आप, ईट, एट, ईटन, ये भी इसी तरह से हैं, समझ गए आप। तो ये भी इसी तरह से। अब जो फाइंड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्कवर करना, मालूम होना। ठीक है, डिस्कवर समथिंग, यानी इन्फॉर्मेशन जो मिले, यानी डिस्कवर करना या फिर जो मालूमात मिले, मालूमात। ठीक है, मालूमात जो मिले उसको कहते हैं। और ये जो फाउंड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को बनाना, इस्टेब्लिश करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर कहेंगे दे फाउंडेड द बिल्डिंग ऑन, दे फाउंडेड द बिल्डिंग इन कॉलोनी, या फिर दे फाउंडेड होम, दे फाउंडेड होम, यानी उन्होंने अपना घर बनाया, इस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये दे फाउंडेड कॉलेज, या फिर दे फाउंडेड होम, या फिर कॉलेज इन 1950। ठीक है, मिसाल के तौर पर, या फिर 1990, उन्होंने 1990 में अपना घर बनाया या फिर कॉलेज बनाया। ठीक है, और फाइंड का मैंने आपको बताया पहले ही सेंटेंस में, शी फाइंड्स या फिर ही फाइंड्स हिमसेल्फ फिट, शी फाइंड्स हर सेल्फ फिट इन दिस क्लोज, फॉर एग्जांपल, या फिर इन दिस पोजीशन। ठीक है, यानी शी फाइंड्स हर सेल्फ फिट इन दिस पोजीशन, और ये फाउंडेड सेकंड फार्म है और ये फाइंड फर्स्ट फार्म है। ठीक है, तो अगर इसको जो सेकंड फार्म कहेंगे तो फाउंड होगा, यानी ये अभी खुद को इसको अच्छा लगा, यानी डिस्कवर किया, मालूम हुआ इसको कि ये फिट है इस पोजीशन में। और ये जो फाउंड है इसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, जोड़ना, कोई चीज़ बनाना। ठीक है, तो फाइंड और फाउंड ये जो वर्ड्स होते हैं बिल्कुल ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आप इनको नोट करके चलें, ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे। तो चलते हैं आगे। सेशन काफ़ी अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक दें, शेयर ज़रूर करें और दोस्तों तक भी पहुंच जाए जो अंग्रेज़ी को सीख रहे हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई।
नाउ डेज आजकल द टर्म फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ मोस्टली रिजर्व टू बिरेट रिलीजियस बिलीफ्स, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अब बता रहा है आजकल जो ये टर्म है आज़ादी इजहार इज़ मोस्टली रिजर्व्ड, इसको रिज़र्व किया गया है, बुक किया गया है, यानी एक किस चीज़ के लिए, टू बिरेट रिलीजियस बिलीफ्स, ताकि जो रिलीजियस के मजहबी जो इतबार हैं, मजहबी जो अक़ीदे हैं, उनको बिरेट किया जाए, यानी उनको तकलीफ़ दी जाए। ठीक है, बिरेट करना यानी किसी को कावड़ में कुछ बोलना, एंगरली स्पीक, ताकि उसको तकलीफ़ आए, यानी मज़हब को अगर कोई गलत बोलेगा किसी को भी तो डेफिनेटली ये गलत बात है, तो उसको गलत महसूस होगा। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बता रहा है आजकल ये ट्रेंड हो गया है। ठीक है, तो ये जो है बिरेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ से एंड फिगर्स, और फिगर्स यानी पर्सनैलिटीज़, कौन सी फिगर्स, फैशन सेंस में, एंड हरेसिंग सेलिब्रिटीज़, और सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, जो अदाकार जो टेलीविज़न में काम करते हैं या फिर जो फैशन से रिलेटेड लोग होते हैं, तो उनको भी हरेस किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है ऑन सोशल मीडिया में। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आजकल जो है क्या कर रही है, बिरेट करती है रिलीजियस बिलीफ को, तकलीफ़ देती है मजहबी अकीदों को, फिगर्स, फैशन सेंस, हरेसिंग सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया आने लोगों को भी जो है वो परेशान करती है, यानी इस तरह से ये हो गया है आजकल। तो आगे बताएगा किस तरह से, बट द क्विंटेसेंस ऑफ फ्री एक्सप्रेशन इज़ टू पेनलाइज दीज इन पावर एंड मेक देम इंसरेबल। बट द क्विंटेसेंस ऑफ, इसका मतलब होता है यानी जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये वर्ड इस तरह से फॉर्म होके आता है। ठीक है, द भी लगेगा और ऑफ भी लगेगा, फिर ये इस तरह से लगेगा, कभी अकेला नहीं आएगा इस तरह से। ठीक है, फ्री एक्सप्रेशंस यानी फ्री एक्सप्रेशन, इजहार की आज़ादी हो, इज़ टू पेनलाइज दीज इन पावर एंड मेक देम इंसरेबल, यानी उनको फिर ये सज़ा करें जो पावर में हैं, जो किनको करें, ताकि जो हरेस कर रहे हैं, या ठीक है रिलीजियस को भी नुकसान दे रहे हैं, मज़हब को भी, और जो लोगों को भी दे रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटीज़, फैशंस को भी। तो ये परफेक्ट एग्जांपल आ रहा है, इज़ टू पेनलाइज दीज है यानी सज़ा दे रहे हैं, इन पावर एंड मेक देम इंसरेबल, और वो जो है जवाब जो है दे सकें, ताकि मेक देम इंसरेबल यानी उनको ऐसा करो ताकि वो उस चीज़ का जवाब दें, यानी इंसरेबल हो, यानी उनसे क्वेश्चन किया जाए। अगर वो गिल्टी फाउंड होते हैं तो फिर उनको उस तरह से जो है ट्रीट किया जाए लॉ के मुताबिक। ठीक है, मेक देम इंसरेबल, मेक देम इंसरेबल। द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनाइजिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, जो तरीक़ेकार है स्क्रूटनाइजिंग का, जांचने का, ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, जो जमहूरी गवर्नमेंट से हुकूमतें हैं, शुड बी होना चाहिए मोर एग्रेसिव। ठीक है, मोर एग्रेसिव यानी वो जो एग्रेसिव होना चाहिए, यानी तेज़ काम करे, एंड अंडर नो सर्कमस्टेंसेस पीपल विथ मैंडेट आर टू बी फाउंड supporting unelected regimes or aiding apartheid or genocide anywhere in the world for petty political gains। सेंटेंस ज़रा लंबा भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन मैं इसको तोड़ के आपको क्लियर करके देता हूँ। ठीक है, देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का प्रोसेस है स्क्रूटनाइज करने का, यानी सर्च करने का, किस अमल को, इस अमल को जो बीरेट करते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, तो बीरेट का मतलब होता है स्पीक एंगरली। ठीक है, ये मैंने बस आपको बता दिया, आप नोट करें। और द क्विंटेसेंस का मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, यानी उसका स्क्रूटनाइज का होता है, यानी जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो जमहूरी प्रोसेस है, शुड बी मोर एग्रेसिव, वो ओज भी तेज़ होना चाहिए। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस पीपल विथ मैंडेट आर टू बी फाउंड सपोर्टिंग अनइलेक्टेड रेजिम्स, यानी ये हालात नहीं होने चाहिए लोगों के लिए जिनके पास जो मैंडेट है और वो सपोर्ट कर रहे हैं अनइलेक्टेड रेजिम्स को, जो रेजिम्स अनइलेक्टेड है यानी इलेक्टेड नहीं है, यानी लोगों को चेक करना चाहिए, इस तरह से ना करें। आर एडिंग अपार्थीड, और फिर वो मदद कर रहे हैं, एड करना है मदद करना। अपार्थीड यानी अपार्थीड का मतलब होता है यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस। मैं आपको लिखवाता हूँ, एक मिनट। आर जीनोसाइड, और जो साइड यानी किलिंग, जीनो यानी जो जनरेशन्स होती है। ठीक है, यानी नस्लों का जो जीनोसाइड होता है, किलिंग होती है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स, यानी थोड़े
पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए आप ऐसा ना करो कि अनइलेक्टेड रजीम्स की मदद करें और जीनोसाइड जो है करें, ज़िंदगी ले लें लोगों की किसी भी दुनिया के हिस्से में। किस चीज़ के लिए फार लगा के बता रहा है, फार पेटी एडजेक्टिव है यानी इस्तेमाल अनइम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल गेंस यानी जो सियासी फ़ायदे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप ऐसा ना करो भाई कि लोगों को मारो और किराए रेसिज्म के ऊपर उसको सप्रेस करो और थोड़ा आपको फ़ायदा हो सियासी और लोगों को बहुत नुकसान हो और इन सारी चीज़ों को जो है डिसऑनर मिले। ठीक है, तो ऐसा आप ना करो, इसके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो वर्ड है मैं आपको बताऊँ, एडिंग करना। एड तो मतलब होता है मदद करना, यानी ऐड करना। ठीक है, एक मिनट। यानी एक होता है, देखिए जिन रेस ये अपार्थीड, ठीक है। अपार्थीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस यानी रेस के ऊपर। रेस का मतलब क्या होता है? कलर, कास्ट, क्रीड, उसको कहते हैं रेस। ठीक है, अपार्थीड मूवमेंट हुई थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये वहाँ से वर्ड निकला है। यानी आप भेदभाव ना करो, फ़र्क ना रखो, डिस्क्रिमिनेशन यानी फ़र्क रखना रेस के ऊपर, यानी उसका कलर क्या है, वो कौन से सेक्स से है। ठीक है, क्या है वो, इसको कहते हैं अपार्थीड। ये भी ना करो। और जीनोसाइड यानी किलिंग करना, साइड यानी मारना, जीनो यानी किलिंग ऑफ जनरेशंस। ठीक है, जनरेशंस आर ह्यूमन बींग्स, यानी डेफिनेटली वो ह्यूमन बींग्स ही होंगे। ठीक है, यानी जीनोसाइड ना करो आप। और दूसरा वर्ड कौन सा है? दूसरा वर्ड है गारगेंट्यूअन। ठीक है, गारगेंट्यूअन, एक मिनट। गारगेंट्यूअन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लार्ज, इनार्मस। ठीक है, इनार्मस, बिग, या फिर टावरिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, उसको कहते हैं गारगेडियन। ये वर्ड एक, ये दूसरा वर्ड है अपार्थीड, तीसरा वर्ड है गारगेंट्यूअन। ठीक है, समझ गए आप? तो आप नोट्स बनाएं, बिल्कुल कॉपी लें और इनको नोट करें। ठीक है, अगर नहीं नोट करेंगे तो आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। और मैं सही कहता हूँ, आप इनको प्रैक्टिस करें भाई। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पेटी का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट स्मॉल। ठीक है, ये आप नोट करें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अ प्री रिक्विजिट टू एनी डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल होनी चाहिए, प्री रिक्विजिट है यानी इसेंशियल है टू एनी डेमोक्रेसी, किसी भी जमहूरियत के लिए। एंड विदाउट इट, और इसके बिना, देयर इज़ लिटिल होप फॉर एनी नेशन, यानी वहाँ पे जो है लिटिल होप है किसी कौम के लिए। टू मूव फारवर्ड इन एन इफ़ेक्टिव मैनर, ताकि वो चल सकेगी सही अंदाज में। इफ़ेक्टिव मैनर यानी सही अंदाज में। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लिटिल, इसको मुझे गरीब करना चाहिए था ताकि मैं आपको बताऊँ। इसको लिटिल के बाद मैंने आपको पहले एडिटोरियल्स में भी बताया था, अ लिटिल आ जाए, द लिटिल आ जाए। ठीक है, इस तरह से होता है। देखिए एक होता है, एक मिनट, मिसाल के तौर पर अ लिटिल आ जाए। देखिए अ लिटिल आ जाए, इसका मतलब होता है यानी एट सम एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक। ठीक है, और लिटिल आ जाए, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, यानी ना के बराबर। और द लिटिल आ जाए,
तो इसका मतलब होता है पूरे का पूरा, ठीक है, जो भी है, कंप्लीट, ठीक है। अ लिटिल आ जाए तो कुछ हद तक, लिटिल आ जाए तो ऑलमोस्ट नॉट, द लिटिल आ जाए तो यानी कंप्लीट, जो भी हो वो कंप्लीट है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आया है देयर इज़ लिटिल होप, यानी यहाँ उम्मीद ना के बराबर है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? ताकि वो जो डेमोक्रेसी नेशन होगी मूव फॉरवर्ड करने में सही अंदाज में नहीं चल सकेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है द आइडिया ऑफ डेंजरस स्पीच, जो ख्याल है डेंजरस स्पीच का, ख़तरनाक स्पीच जो होती है, एक्सपोजेस द अथॉरिटेरियन नेचर ऑफ द गवर्नमेंट्स, वो जाहिर करती है, एक्सपोज करती है, एक्सपोजेस क्या है? वर्ब है, ये मैंने बताया था ना आपको, ये वर्ब है। जाहिर करती है अथॉरिटेरियन नेचर को, ऑफ द गवर्नमेंट्स, हुकूमतों की अथॉरिटेरियन नेचर, यानी वो खुद के खिलाफ जो ना सुने उसको कहती हैं अथॉरिटेरियन नेचर। अब वो क्या होगी, अब हमें पता चलेगा आगे। मैनी ऑफ अस टेक द आइडिया एंड बेनिफिट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, हम में से बहुत से फ़ायदे लेते हैं फ्री एक्सप्रेशन, इज़हार की आज़ादी का, फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे चलते हैं। बट दिस राइट हैज़ बिन क्लेम्ड आफ्टर सेंचुरीज, लेकिन ये जो राइट है हैज़ बिन क्लेम्ड फॉर सेंचुरीज, ये सदियों से जो है क्लेम किया जा रहा है, इसकी मांग की जा रही है, ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस, जद्दोजहद और कुर्बानियों से। अब एक मतलब समझे, यानी मैनी ऑफ अस टेक दिस आइडिया बेनिफिट फ्री एक्सप्रेशन फॉर ग्रांटेड, हम बहुत से इसके फ़ायदे टेक करते हैं, फॉर ग्रांटेड करते हैं, लेकिन ये जो हकूक़ है ये सदियों से चले आ रहे हैं, स्ट्रगल्स और कुर्बानियों से लिए जा रहे हैं, ठीक है। टेक फॉर ग्रांटेड इडियम में एडवांस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका मतलब होता है जब आपको वो चीज़ मिले तो उसकी आपको वैल्यू ना हो, और जब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको पता चले, उसको कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है। इसको हम समझेंगे टेक फॉर ग्रांटेड को किस तरह से